हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 जी। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं जी आप सब लोग? आवाज़ आ रही है? सब सही है? सब ओके है? एक बार बता दीजिए। गुड आफ्टरनून, नमस्कार 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 जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। चलिए आइए चलते हैं आज का लेक्चर। ऑर्गेनोमेट्रिक्स केमिस्ट्री का पहला लेक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं। एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर में से है, ठीक है। और अक्सर आपका अच्छे मार्क्स का ये पूछा जाता है, ठीक है। अच्छे मार्क्स का ये पूछा जाता है। इस बार तो बहुत, क्योंकि इस बार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं आया था। वैसे ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कम आए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कम आए, है ना, ये रेयर होता है। ये दोनों ही लगभग 20-20 नंबर के आप पकड़ कर चलो, 20-22 नंबर के ये दोनों चैप्टर आते हैं। इनको अच्छे से करना होता है और इनकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा इसमें नई चीज़ें भी अगर आप लिखोगे, है ना, जैसे मान लो कोई चीज़ आप बाद में आप देखते हो, लेक्चर के बाद आपको कोई चीज़ लगती है, उसको भी अपने चैप्टर में नोट डाउन कर लो, है ना। पीवाईक्यू कोई देखते हो, पीवाईक्यू से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल, है ना, मतलब याद करने वाली चीज़ है, तो उसको भी अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बाद कम से कम 5-6 पन्ने छोड़ देना खाली। सेम ऑर्गेनोमेट्रिक के बाद भी 5-6 पन्ने खाली छोड़ देना, क्योंकि पूरी दौरान जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे, जब भी आपको कुछ लगे कि ये याद करने वाला मटेरियल है बट ये आया हुआ है या आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको वहां वहां पर लिखते रहना। या डीपीवी में मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन मिल रहा है जो आपको पता लग रहा है कि भाई ये याद करने वाला ही है ना, तो इसमें आपको थोड़ा सा लिख लेना वो चीजें, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक होते हैं ये दोनों चैप्टर, ठीक है। चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे? पिछले लेक्चर में हमने रिएक्शन मैकेनिज्म कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कंप्लीट किया है। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात है, ये हमने करा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा था, ठीक है। रिडॉक्स मैकेनिज्म भी इसमें हम, रिडॉक्स मैकेनिज्म बेसिकली हम थे। तो आज बेसिकली हम ये रिएक्शन मैकेनिज्म को कंप्लीट करेंगे, देन ऑर्गेनोमेट्रिक शुरू करेंगे और ऑर्गेनोमेट्रिक में 18 इलेक्ट्रॉन रूल हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, आइए समझते हैं, ठीक है। एक छोटी सी चीज कल के नोटबुक में पहले लिख लेना। रेट ऑफ इनर स्पेयर मैकेनिज्म के बारे में भी बातें आ जाती है कि इनर स्पेयर मैकेनिज्म। अब आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि इनर स्पेयर मैकेनिज्म जाएगा कब। देखो, जब दोनों आपके क्या हो जाएंगे, दोनों आपके इनर्ट हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स, तो वो इनर स्पेयर से नहीं जाएगा। इनर स्पेयर से, फिर इनर स्पेयर से नहीं जाएगा तो वो आउटर स्पेयर से जाएगा। अगर ब्रीजिंग लीगेंड है और एक कॉम्प्लेक्स कोई लेवाइल है, तब आपका इनर स्पेयर मैकेनिज्म से जाएगा। ये बात ध्यान रखना। आ रही है बात समझ में? एक लीगेंड जो हो रहा है ना, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स आपका क्या है, एक कॉम्प्लेक्स बेसिकली आपका क्या कह रहे हैं हम, एक कॉम्प्लेक्स बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, लेवाइल हो और आपका ब्रीजिंग लिगेंड प्रेजेंट होगा, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि आपका इनर स्पेयर मैकेनिज्म से जाएगा। अब इधर तीन चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। सबसे पहले बात होती है साइज ऑफ ब्रीजिंग लिगेंड, है ना। साइज ऑफ ब्रीजिंग लिगेंड, ब्रीजिंग लिगेंड का साइज कैसा चाहिए आपको, है ना। ब्रीजिंग लिगेंड का साइज कैसा चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो ब्रीजिंग लिगेंड हमेशा आपको बड़ा ही चाहिए होता है। अगर साइज बढ़ेगा, साइज इंक्रीज होगा, तो रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बात ध्यान रखना। साइज बढ़ेगा तो रेट क्या होगा जी, इंक्रीज होगा। अगर मान लो आपके ब्रीजिंग लिगेंड कौन से हैं, ये ब्रीजिंग लिगेंड है आपके। अगर ब्रीजिंग लिगेंड की मैं बात करूं तो ब्रीजिंग लिगेंड अगर लेट सपोज आपके पास क्या है, ब्रीजिंग लिगेंड आपके पास क्या है, आई नेगेटिव है, बी आर नेगेटिव है, सी एल नेगेटिव है, एफ नेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा रेट किस जगह पे होगा, है ना। सबसे ज्यादा रेट किस जगह पे होगा, तो आप किस चीज को लिखोगे? अगर ब्रीजिंग लिगेंड आपका ये है आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, तो रेट सबसे ज्यादा किसका होगा, आई नेगेटिव का रेट सबसे ज्यादा होगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि देखो ब्रिज बनाना है तो ब्रिज फिर बड़ा एलिमेंट हो तब आपका ब्रिज अच्छा बनता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलिए दो चीज और है, एक ये हो गया ब्रिजिंग साइज हो गया, दूसरी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड,
क्या भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रीजिंग लिगेंड, जिसमें हम कह सकते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी ना, बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो बढ़ेगी अगर, तो वो रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपने लोन पेयर इजीली नहीं देगा दूसरे किसको, दूसरे मेटल को। तो दूसरे मेटल को अगर वो नहीं देगा तो आपका कॉम्प्लेक्स जो है इनर स्पेयर मैकेनिज्म का रेट क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? कितने लोगों को ये बात समझ में आई है, बोलो जी। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछ लेता हूं, मेरे पास क्या है, एफ नेगेटिव है, ठीक है, मेरे पास एफ नेगेटिव है, मेरे पास ओ एच नेगेटिव है, और मेरे पास NH3 है। मुझे जरा बताएंगे कि किसका रेट ज्यादा होगा, थोड़ा सा मुझे बताएंगे। एक सेकंड भाई, अरे यार जो लिखा था वो चला गया क्या, स्लाइड ही उड़ गई यार। एक सेकंड रुको भाई, पता नहीं क्या हुआ। वो जो लिखा था ना वो चला गया यार ना, एक बार मैं दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। एक सेकंड, जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या था, सबसे पहले आपकी क्या थी, साइज ऑफ ब्रीजिंग लिगेंड, साइज ऑफ ब्रीजिंग लिगेंड था आपके पास। उसके साइज ऑफ ब्रीजिंग लिगेंड में बेसिकली क्या होगा, रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा साइज ऑफ ब्रीजिंग लिगेंड के, ठीक है, साइज ऑफ ब्रीजिंग लिगेंड के। अगर मान लो मेरे से आपसे पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है किसमें, आई नेगेटिव है, बी आर नेगेटिव है, सी एल नेगेटिव है और एफ नेगेटिव है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। उसके बाद आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रीजिंग लिगेंड के बारे में बात आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रीजिंग लिगेंड के बारे में बात आती है। रेट क्या होगा, रेट बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं रेट लिखता हूँ, मान लो अगर मैं क्या लिखता हूँ, मान लो रेट लिखता हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे पास है एफ नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव, NH3 है, तो इसमें ब्रीजिंग लिगेंड सबसे ज़्यादा कौन रहेगा ये आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या है, NH3 सबसे ज़्यादा है, NH3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। मगर ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है, ये ब्रीजिंग लिगेंड की तरह एक्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एक्ट एज ब्रीजिंग लिगेंड, ठीक है, डज नॉट एक्ट एज ब्रीजिंग लिगेंड, ये ब्रीजिंग लिगेंड की तरह एक्ट ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास ब्रीज क्यों नहीं करेगा, जरा मुझे बताएंगे। तो इधर अगर मैं रेट की बात करूं तो सबसे ज्यादा OH नेगेटिव, ठीक है, उसके बाद F नेगेटिव, और इधर ISM से NH3 का रेट बिल्कुल पुअर होगा, क्योंकि ये उसकी तरह जाएगा ही नहीं, ये उसकी तरह जाएगा ही नहीं। जरा मुझे बताएंगे ये ब्रीजिंग लिगेंड की तरह क्यों बिहेव नहीं करेगा, ब्रीजिंग लिगेंड की तरह ये क्यों बिहेव नहीं कर रहा, जरा मुझे बताएंगे। क्योंकि भाई अगर इसने मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया NH3, तो ये जो पहले लोन पेयर थे वो इधर चले गए हैं। अब इसके पास लोन पेयर नहीं है कि किसी और को दे दे, ये इसके पास लोन पेयर है ही नहीं कि अब ये किसी और मेटल को दे दें, एक ब्रिज की तरह एक्ट करें, वो चीज ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर थे वो उसने एक मेटल को दे दिए, एक मेटल को देने के बाद अब इसके पास है ही नहीं ये दूसरे मेटल को दे। आधी ये बात समझ में, बोलो जी हाँ या ना, दूसरे मेटल को ये नहीं दे सकता, क्या कहते हो।
समझ आया या नहीं आया? क्लियर है? चलिए ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात यहाँ पर आपके पास आती है, दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात यहाँ पर बेसिकली आपके पास आती है क्या, कॉन्जुगेशन, मतलब कि कितना कॉन्जुगेशन है आपका ब्रीजिंग लिगेंड में, है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखेंगे, तीसरी बात है ये, पहली दूसरी तीसरी यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। इसको मैं इधर ही लिख लेता हूँ, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इधर, ठीक है। तीसरी बात आती है आपकी, ये भी लिख लेना, अगर कोई ब्रीजिंग लिगेंड है जिसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना ही ज्यादा रेट इंक्रीज होगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेशन ऑफ ब्रीजिंग लिगेंड जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा ब्रीजिंग लिगेंड में उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखना, है ना। ये बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा वहां पर रेट बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये तीन बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, इन तीन बातों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम ऑर्गेनोमेट्रिक को हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका क्या आंसर होएगा, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, है ना। आपके पास अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, उन अलग अलग क्वेश्चन का बेसिकली आपको आंसर करना है, ठीक है। कहाँ से है ये क्वेश्चन, बेसिकली हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। अब आपको पहले सोचना है वो कहाँ से है और फिर अप्लाई करना है। हे भगवान, 22 पे चला रखा है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आपको बेसिकली बताना है। एक मिनट भाई, देखो भाई यहाँ पर आपके पास क्या कह रहा है कि COCN5 के साथ सब्स्टिट्यूट करेगा, OH आएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या ये रिएक्शन ओ SN1CB से जाएगी, SN1CB से ये रिएक्शन कब जाएगी, जब आपके कोई ऐसा लिगेंड, बेसिक हाइड्रोलिसिस में जाती है ना SN1CB से, तो बेसिकली ऐसा कोई लिगेंड होना चाहिए। यहाँ पर साइनाइड है, अब इस साइनाइड से आप क्या एब्स्ट्रैक्ट कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तो SN1CB से जाएगा नहीं, जाएगा नहीं तो OH के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। दोनों स्टेट में बोथ द रिएक्टेंट मतलब कॉम्प्लेक्स एज वेल एज OH, ये कॉम्प्लेक्स और OH के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। SN1CB से भी नहीं जाएगा और ये इंडिपेंडेंट है OH के, तो डिपेंडेंट नहीं रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, यानी कि न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस के थ्रू ही जाएगा। ए ऑप्शन क्या आएगा आपका, सही जवाब आएगा। क्या करते हो यार, पायल बहुत अच्छे, अंशिका बहुत अच्छे, रितिका, ये पायल और अंशिका थोड़ा समय और ले लेते तो और भी ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। रितिका बहुत बढ़िया भाई, समय भी लिया है। विक्की बहुत बढ़िया, समय भी लिया है। शिखा बहुत अच्छे भाई। ज्योति बहुत अच्छे।
दीपांजलि, अद्वै मजुमदार, बहुत बढ़िया भाई, है ना। समय लो मगर सोच, अरे आप सोचोगे ही नहीं, प्रोसेस ही नहीं करने दोगे और आंसर कर दोगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मजा क्या आया? एक बात मुझे बताओ। मैं इसको जितना ज्यादा समय लूंगा उतना ज्यादा मुझे सिखा के जाएगा। अरे पेपर थोड़ी ना दे रहे हो अभी, और पेपर में भी आपको 8 सेकंड में नहीं करना, है ना। पेपर में भी आपको 8 सेकंड में नहीं करना भाई, है ना। अगर आपको आंसर पता भी है तब भी सोचो, तब भी समय लो, ठीक है। जब यहां पर बेसिक हाइड्रोलिसिस का ये कैसे जा पाएगा, SN1CB कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाएगा? यहां पर कोई ऐसा लिगेंड ही नहीं है जिसके ऊपर एसिडिक हो हाइड्रोजन, है ना, एसिडिक हाइड्रोजन हो जिससे वो एब्स्ट्रैक्ट कर ले। तो ये बात ध्यान रखना, वो उससे एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो वो उससे जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं तो ये आपका OH के ऊपर कभी डिपेंड ही नहीं करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रहेगा। क्लियर है भाई? आगे चलें, इसका आंसर करिए भाई, इसका क्या आंसर है? पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, कम से कम 20-30 सेकंड तो क्वेश्चन को पढ़ो, आधा मिनट क्वेश्चन को पढ़ो। फिर उसके बाद जब एकदम बाद में अपना उसको पोल को यूज करो कि हाँ भाई आंसर आ रहा है। नहीं भी पोल में आंसर आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सही आंसर पसंद है, जल्दी आंसर कभी नहीं, कुछ नहीं मिलता जल्दी आंसर करने से। 2 मिनट का समय मैंने दिया है आपको, है ना। उम्मीद करता हूं कम से कम आप इसको 30 सेकंड 40 सेकंड में आंसर करो, सही करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बेस हाइड्रोलिसिस। बेस हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है इस कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। अब ये पूरी रिएक्शन हमारी नोटबुक में है, ठीक है। ये रिएक्शन हमारी नोटबुक में है, सोचना लगाना दिमाग तो छोड़ो, ये पूरा का पूरा हमारे नोटबुक में है, ठीक है। ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है भाई? ब्रोंस्टेड एसिड होता है जो H+ दे, है ना, H+ जो डोनेट करे उसे कहते हैं ब्रोंस्टेड एसिड। अगर ये किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो H+ डोनेट जो कर रहा है उसे हम ब्रोंस्टेड एसिड बेसिकली कहते हैं, ठीक है। अगर अपन देखें ये क्या कह रहा है कि भैया ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3, यहां पर आपके पास NH3, इसको NH2H लिख दो, यहाँ पर NH3 है, यहाँ पर आपके पास NH3 है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर NH3, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, OH नेगेटिव यहाँ पर ले रहा हूं तो सबसे पहले ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये आपका बेसिकली क्या दे रहा है, H+ दे रहा है, H+ दे रहा है ना ये। तो वन ऑफ द अमोनिया लिगेंड एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि एंटरिंग ग्रुप जो होता है वो पानी का मॉलिक्यूल होता है। ये बात मैंने आपको सिखाई थी या नहीं सिखाई थी कि भाई ये बेस तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके निकल जाएगा, निकल जाएगा, फिर यहां से ये इसको बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा तो कुछ पल के लिए आपका इस तरीके से बनेगा, है ना, और ये आपकी TBP अरेंजमेंट ले लेगा, और उसके बाद जो एंट्री होगी वो पानी की होगी, पानी की होगी, ये बात ध्यान रखना। तो एंट्री किसकी होती है, पानी की होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। एंट्री ग्रुप इज वाटर, तो मेरी A एंड B बात तो ठीक है। अब C आपको कंफर्म कर देगा, वो कह रहा है कि एक हेप्टा कोऑर्डिनेटेड,
हेप्टा कोऑर्डिनेटेड मतलब 7 हेप्टा कोऑर्डिनेटेड कोबाल्ट प्लस 3 स्पीशीज का एक इंटरमीडिएट बनेगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 7। अरे कैसी बात कर रहे हो सर, बेस हाइड्रोलिसिस से वो जा रहा है। बेस हाइड्रोलिसिस कौन आपका फायदा ही ये करता है, बेस हाइड्रोलिसिस क्या करता है भाई, आपके लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए एक है ना, प्रोमोट करता है लिविंग ग्रुप को निकलने के लिए, है ना भाई, कॉन्जुगेट बेस बना के। तो इंटरमीडिएट तो स्टेरिक नंबर 5 का बनता है, स्टेरिक नंबर 5 का बनता है, तो 7 का तो बनता ही नहीं है, तो सरासर वो गलत है। ए एंड बी स्टेटमेंट आपकी क्या है जी, बिल्कुल सही जवाब है। ए एंड बी स्टेटमेंट क्या है, सही आंसर है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ठीक। 52% लोगों का ठीक है, अच्छी बात है भाई। चलिए ठीक है, बेसिक इतना टाइम तो बनता है भाई, है ना। लव कुश, रितिका, अंकिता, प्रिंस, खान, वनेश्वरी, आयुष, यामिनी, समय ले लो भाई, है ना। आपको अभी शायद ये चीज समझ में नहीं आ रही है। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन गलत होता है ना, जब एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन जब गलत होता है ना, तो उसके नंबर पता है कितने जाते हैं, एक नेगेटिव का गया, ठीक है, और एक 4 मार्क्स वैसे गए, तो 5 नंबर आपके कटे, मतलब 5 नंबर आप चले गए आपके, ठीक है। आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं पार्ट सी में, मान लो 25, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 नंबर देके जाएंगे, ठीक है। 25 में से हम कहते हैं होशियार बच्चा भी कोई होगा, होशियार बच्चा कोई है तो उसके 19-20 भी ठीक हो ना, 19-20 भी ठीक हो, 19-20 क्वेश्चन भी ठीक हो, तो 20 इंटू 4, मान लो हम कितने ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 20 क्वेश्चन ले रहे हैं, तो 20 चाक 80, 20 क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 20 क्वेश्चन ठीक होंगे तो 80 और 5 नेगेटिव के तो 75 नंबर आएंगे। अब मान लो 20 क्वेश्चन आप कर रहे हो ठीक, तो आपके 75 आएंगे। अब एक एक क्वेश्चन मान लो इसमें से गलत होता गया, 19 क्वेश्चन आपके हो गए सही, तो मान लो 70 नंबर आएंगे। 18 क्वेश्चन सही हो गए आपके पार्ट सी में, तो 65 क्वेश्चन आएंगे। अब ओवरऑल मिला के आपके मान लो 105 नंबर आ रहे हैं, 105 नंबर आ रहे हैं, और आपने एक ये ही जल्दबाजी में अपने गलत एटीट्यूड की वजह से एक क्वेश्चन गलत किया, 100 नंबर आकर रह गई, कट ऑफ चली गई 101। 6 महीने का वेट है, दोबारा 6 महीने का इंतजार है, और उसी इंटेंसिटी से मेहनत करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा वापस से। तो ये कितनी बड़ी बेवकूफियों में से मतलब साबित होएगी या नहीं होएगी, आप एक बार खुद ईमानदारी से बताओ। तो ये 10 सेकंड 20 सेकंड नेट में हंसेगा आप पे कोई, मतलब कोई आप 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड में आप आंसर कर रहे हो ना कोई भी, क्योंकि ये तो सही वालों के नाम है, गलत वालों के नाम तो आ ही नहीं रहे हैं। गलत इससे ज्यादा है जो 10-10 सेकंड में गलत करके बैठे हैं, यहीं पर ही आ जाता है आंसर। ये लो 2 है, जैसे तुक्के चल रहे हैं, अंताक्षरी चल रही है, ये लो जी, जहां पे आगे रुकेगा उसका लगा देंगे 2। तो अगर आपका 10 क्वेश्चन सही भी हो गया, एक क्वेश्चन गलत भी हो गया, तो इतना नुकसान हो सकता है। तो इतना समझदारी रखो कि ये एटलीस्ट, मतलब सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत ना हो, बेवकूफियों से क्वेश्चन गलत ना हो, जल्दबाजी से। कोई चीज आती ही नहीं है तो अब वो क्वेश्चन गलत हो गया तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, चलो सीखोगे बाद में, कहीं ना कहीं पढ़ोगे, ठीक है। आती हुई चीज में आपका पड़ोसी इसी क्लास का बच्चा करके आ रहा है सही, और आप गलत करके आ रहे हो, तो भैया वो, आई नो आपका इस पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, आपको लगता है ऐसा नहीं होता, सब सही होता है, बट ऐसा हमने देखा है बच्चों के साथ होता हुआ, है ना। पीरियोडिसिटी के आयोनाइजेशन एनर्जी तक के क्वेश्चन गलत करके आए होते हैं, बेसिक बेसिक केमिकल बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर निकालने के क्वेश्चन गलत करके आए होते हैं बच्चे, और सिर्फ जल्दबाजी से। क्या आंसर होगा इसका, जरा बताएंगे। अब ये क्वेश्चन आप मान के चलो, आई थिंक 80-90% लोगों का सही होना चाहिए। अगर कोई कल से क्लास ले रहा है, कल से कोई क्लास ले रहा है, तो उनका सही होना चाहिए ये। कोई वो नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, अरे ठीक है सर, देख लेंगे जो होगा देख लेंगे। सच बात तो यही है, जब तक खुद के साथ कोई चीज होती नहीं है तब तक हमें वो बात सिर्फ बात लगती है। अब आपकी समझदारी है, उस पर हम कोई नहीं कह सकते कुछ, कि आपको अभी समझना है ये चीज,
बाद में समझना है। क्या आंसर होगा यहां पर? सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज फास्टर इन, किसके अंदर फास्टर होगा? एक बार फास्टर बताना और एक बार सबसे बिल्कुल पुअर भी बताना, पुअर किसके अंदर होगा इनमें से? इनमें से पुअर भी बता देना किसके अंदर होगा। फास्टर तो नो डाउट आपका इसके साथ ही होगा, है ना। ये आपका RU वाला एलिमेंट है, ठीक है। ये आपका 4D का है। 4D वाले हमेशा 3D वाले से तेज ही रेट देंगे, ठीक है। पुअर किस में होगा? सेकंड में होगा, बिल्कुल ठीक है आचल। पुअर किस में होगा? सेकंड में होगा, ठीक है। तो फास्टर किस में होगा? आपका फर्स्ट में होगा। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। 79% लोगों ने ठीक किया है। चलिए ठीक है भाई, है ना। 2-2 3-3 सेकंड के क्या ही। चले भाई आगे, क्लियर है। पुअर किस में होगा? बी में होगा, ठीक है। बी में होगा पुअर आपका, ये बात ध्यान रखना। बोलो भाई। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू करेंगे अब हम। उससे पहले अच्छा ये भी एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लो भाई ना। इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फॉर द ligand टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या आंसर यहां पर आएगा? देखो भाई, क्या बात बोली हुई है उसने क्वेश्चन में, डिमांड किया है बिलो द वेवलेंथ, है ना। आपसे पूछा गया है वेवलेंथ ऑफ द ट्रांजिशन, वेवलेंथ पूछी गई है, ठीक है। वेवलेंथ पूछी गई है। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ते थे हम? अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ते थे तो हम LMCT एनर्जी निकालते थे, ठीक है। LMCT एनर्जी हम निकालते थे, है ना। दिस इज डेल ई, दिस इज डेल ई। इसे हम क्या कहते थे? LMCT एनर्जी हम कहते थे, ठीक है। LMCT एनर्जी कहते थे। इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती थी इंटेंसिटी, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती थी इंटेंसिटी, ठीक है। जितना ज्यादा इंटेंसिटी आएगा, जितना ज्यादा क्या आएगा भैया? इंटेंसिटी आएगा, उतना ही ज्यादा क्या आएगा? लैम्डा आएगा, है ना। लैम्डा मैक्स आएगा। और उतनी ही ज्यादा हम ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कहते थे कि उतनी ही आएगी। हालांकि उसका रिलेशन नहीं होता डायरेक्ट, इंटेंसिटी का लैम्डा मैक्स से ही रिलेशन होता है। अब अगर मैं इनमें बात करूं तो यहां पर क्या है आपका? यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है कितनी? 8-5, 8-3 5, 8-6 प्लस का 8-2 प्लस का 6, 8-1 प्लस का 7। ऑक्सीडेशन स्टेट के LMCT एनर्जी कैसी थी भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो LMCT एनर्जी क्या होगी? घटेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो LMCT एनर्जी क्या होगी? घटेगी। तो इसकी LMCT एनर्जी कम है ना। इसकी क्या होगी? डेल ई क्या होगी? लेस होगी। डेल ई क्या लेस होगी तो लैम्डा मोर होगा। तो यहां पर ये वाला रिलेशन क्या है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं एलिमेंट देख रहा हूं जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है,
यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, +6 है, +6 है, +6 है। तो मैं क्या देखता था, मैं क्या कहता था कि ये 3D का एलिमेंट है, 3D है और ये 2p का एलिमेंट है। तो यहाँ पर डेल ई क्या है, लेस है, और लेमडा क्या है, मोर है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा, यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन ही क्या आएगा, सही जवाब आएगा। फर्स्ट ऑप्शन ही क्या आएगा जी, सही आंसर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब आएगा। क्लियर है भाई, पहला आंसर ही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसी को ही काटता, अगर जो थर्ड बता रहे हो मैं सबसे पहले काटता तो मैं थर्ड को ही काटता, क्योंकि मुझे क्लियरली पता है कि MnO4 नेगेटिव तो जीतता ही है, MnO4 नेगेटिव तो जीतता ही है इंटेंसिटी में, और जीतता है तो उसकी इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो उसका लेमडा भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और लेमडा ज्यादा होगा तो यहां पर ध्यान रखना इसकी इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है तो लेमडा कम है, और इधर इन्होंने इंटेंसिटी ज्यादा है तो लेमडा भी ज्यादा होगा, और इन्होंने इधर कम बता रखा है, तो ये तो सरासर गलत है। फर्स्ट आंसर ठीक है। प्रज्ञा, तनीषा, ज्योति, लवकुश, पहाड़न, गुसीन, पायल, दीपांजलि, प्रिंस, शालिनी एंड कोमल। चलिए बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। पायल के चारों ठीक हैं ना, और अद्वैय मजुमदार बहुत बढ़िया भाई, है ना, चारों सही हैं, समय दिया है, सूझबूझ से आंसर की है ना, अच्छी बात है बहुत, ठीक है। ज्योति बहुत बढ़िया, है ना। चलिए ये रहा पूरा, क्लियर है भाई। आगे चलें और आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए आइए हेडिंग डालिएगा ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री की। टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके CSIR नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री भी आपकी लगभग आप हमेशा समझ के चलो, ये मतलब 20+ मार्क्स की हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, 20+ मार्क्स की हम एक्सपेक्ट करते हैं। इनफैक्ट इस बार तो ये 30 के अराउंड आ गई थी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इस बार कम आया था, कोऑर्डिनेशन लगभग 12-16 मार्क्स का ही आया था, 12-15 मार्क्स का ही आया था, तो इधर इसकी ज़्यादा हो गई थी। अदरवाइज कोऑर्डिनेशन और ये दोनों मिला के 40-50 मार्क्स कैरी करते हैं, तो इनको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है, जिसमें से मैं कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही, है ना, बिल्कुल मतलब स्ट्रक्चर वाले, या जैसे इसमें से भी थे, है ना, जो मतलब एक सेलेक्टेड बुक में घुसकर, है ना, एक बस बुक का एक प्रिंट लेकर, है ना, उसमें डाल दिया, ठीक है, अलग किसी रिसर्च पेपर से एक प्रिंट लेकर उसमें डाल दिया, वैसा क्वेश्चन भी थे। बट अगर आप उनको छोड़ भी दो, आप अटेम्प्ट करने के लिए यहाँ से आप 15-20 मार्क्स का आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो इस चैप्टर से, है ना, 15-1 मार्क्स का आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर 1-2 क्वेश्चन मान लो बिल्कुल रेफरेंस वाले, या है ना, समझ लो कि इस बुक में लिखा है उससे उसकी इमेज उठाकर दे दी, इमेज उठाकर दे दी, तो वो आपको थोड़ा सा वैसे क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, मगर कॉन्सेप्चुअल भी अगर जाओगे तो आप इधर से 15 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ना पढ़ाओ तो ऑर्गेनोमेट्रिक पढ़ सकते हैं, हाँ जी पढ़ सकते हो, मगर पढ़ लेना कोऑर्डिनेशन में। अब इधर बेसिकली पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो आपके पास होते हैं ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, सबसे पहले तो बेसिकली आपके पास होते हैं क्या, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स के बारे में बातें होती हैं। अब ये क्या है सर, मतलब पहले ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स के बारे में बातें होंगी, जैसे क्या बातें होंगी सर, जैसे अलग अलग जो चीजें हैं, है ना, इंट्रोडक्शन बेसिकली आ रहा है ना, कि कैसे अपन कंपाउंड को देख रहे हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्या है, ये सारी बातें बेसिक चीजें। 18 इलेक्ट्रॉन रूल यहाँ पर आ रहा है। कोई कंपाउंड है तो उसमें मेटल मेटल बॉन्ड कैसे निकाल रहे हैं, मेटल मेटल बॉन्डिंग कैसे निकलती है, ये बेसिक जो कंपाउंड से रिलेटेड है, अलग अलग चीजें। वेड रूल हो गया, है ना, वेड रूल हो गया, आइसोबोरेन्स हो गए, ठीक है। फिर आपके डिफरेंट और टाइप के कंपाउंड आने लग गए, जैसे कि भाई मेटल कार्बोनिल्स आ गया, क्या आ गया भैया, मेटल कार्बोनिल्स आ गया, ठीक है।
आपके पास लेट सपोज फेरोसिन, अभी ये चाहे आप उतारो नहीं तो भी चलेगा, फेरोसिन आ गया, जीजे सोल्ट हो गया, मतलब ये एटसेट्रा एटसेट्रा यहाँ पर चीजें चलती जाएंगी, कई सारी चीजें यहाँ पर होंगी, ठीक है, कई सारी चीजें यहाँ पर होगी। तो एक इसके बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से 3 अपन यहां पर पढ़ते हैं और एक अपन पढ़ते हैं कहां पर, एक पढ़ा जाता है आपका, भाई ये रिमोट नहीं चल के दे रहा है, तो 22 पे चलता है। भाई ये आपका काम ही नहीं कर रहा, या तो इसके सेल खत्म हो गए, क्या हो गया, और उस पानी की बोतल भी दे देना है। ठीक है, 4 पार्ट बेसिकली होते हैं, 4 पार्ट बेसिकली होते हैं। एक होता है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, ठीक है, और एक आपके पास होता है क्या, इनके रिएक्शन पाथवे, है ना, रिएक्शन पाथवे की ये कौन कौन सी टाइप की रिएक्शंस यहां पर दिखती है, वो होता है रिएक्शन पाथवे जिसे हम कहते हैं। और एक और तीसरा पार्ट यहां पर होता है ऑर्गेनोमेटलिक कैटलिस्ट, है ना, ऑर्गेनोमेटलिक कैटलिस्ट, या फिर इनका कैटालिटिक साइकिल हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं इनके, कैटालिटिक साइकिल, क्या हमने कहा, कैटालिटिक साइकिल हमने कह दिया बेसिकली, ठीक है, ये होते हैं। और एक और चौथा पार्ट जो होता है वो होता है ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट्स, है ना, रिएजेंट्स मतलब जो आप रिएजेंट केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह, जो ऑर्गेनोमेटलिक का ही पार्ट है ना, जो आप कपलिंग रिएक्शन पढ़ते हो, स्टीले कपलिंग वगैरह, ये सारी जो चीजें आपने सुनी होगी, है ना, जिसमें बेसिकली प्लेडिनियम केमिस्ट्री, एसएन केमिस्ट्री यूज होती है, वो होती है। तो यहां पर आपको 3 पार्ट अपन यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। रिएक्शन पाथवे में बेसिकली यहां पर रिएक्शंस, जैसे कि लेट सपोज आपके पास ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया, ऑक्सीडेटिव एडिशन बेसिकली आपने देखा, है ना। अब ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब क्या है, ये से इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो गया, क्या हो गया भाई, रिडक्टिव एलिमिनेशन बेसिकली हो गया, रिडक्टिव एलिमिनेशन यहां पर आपके पास हो गया, ठीक है, रिडक्टिव एलिमिनेशन यहां पर हो गया, क्लियर है। आपके पास बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हो गया, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। जैसे ना, मतलब अलग अलग टाइप की रिएक्शन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो ना, ये आपने जैम में थोड़ा कम लेवल पर पढ़ते हैं। अगर कोई जैम की तैयारी करके आया है, या कोई बीएससी में कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करके आए हैं, तो ऑर्गेनोमेटलिक उसमें कम है ना, जबकि नेट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। और आपके पास क्या आ जाएगा, माइग्रेटरी इंसर्शन, क्या आएगा भैया, माइग्रेटरी इंसर्शन बेसिकली यहाँ पर आपका हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर चीजें चलती है। और यहाँ पर आपके कैटालिटिक साइकिल चलते हैं, जैसे कि भाई विल्किंसन कैटलिस्ट का साइकिल हो गया, मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस हो गया, हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन होगी, ऑक्सो प्रोसेस कहते हैं जिसे, है ना, वेकर प्रोसेस हो गया, इस तरीके की चीजें यहाँ पर आती है। अभी हम किससे शुरू करेंगे, अभी हम यहां से शुरू करेंगे, और ये टॉपिक पे आज हम जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। मतलब कि अगर हम चुने केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक में से, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल का हाथ सबसे पहले खड़ा होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पूरी ही केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। तो बेसिकली अगर मैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड को डिफाइन करूं, है ना, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, वैसे तो इसकी जो डेफिनेशन है थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है, मगर इसकी जो डेफिनेशंस लिखी हैं बुक्स के अंदर वो क्या है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, जैसे ऑर्गेनोमेटलिक, नाम ही सजेस्ट कर रहा है ऑर्गेनोमेटलिक, यानी कि कार्बन और मेटल का यहां पर जनरली बॉन्ड होता है। देयर इज मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट, देयर इज मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट, मेटल कार्बन बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। देयर इज मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट, ऑल्सो they have catalytic properties, also they have catalytic properties, also they have catalytic properties। और ये एक बहुत हॉट टॉपिक है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, है ना, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स एक हॉट टॉपिक है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर इज मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट, ऑल्सो दे हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, है ना, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज यहां पर आपके पास होती है, ठीक है। ऑल्सो दे हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि अगर मान लो मैंने आपसे सिंपल से यहां पर जैसे ले लिया कि भाई मेरे पास क्या हो गया,
वैसे तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि इधर मेटल कार्बन बॉन्ड बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। इस चीज को मैं अभी समझाऊंगा। जैसे कि मान लो हम एग्जांपल बेसिकली लेकर चल रहे हैं, कुछ भी लेते हैं, है ना। निकल है, CO4 है, NiCO4, ठीक है। एज अ कैटलिस्ट भी ये चीजों में यूज होता है। कैटालिटिक साइकिल में भी हम पढ़ेंगे भैया ना, वो पूरा पढ़ेंगे वहां पर, है ना। अच्छा, यहां पर नहीं लिखा, यहां पर नहीं लिखा, यहाँ पर तो हमने ये भी पूरा नहीं लिखा है, ये पूरा नहीं हुआ है। वैसे कहीं आप सोचो, इसमें तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं। कार्बीन्स आता है इसमें, है ना। इसमें तो कई सारी चीजें बाकी है, जीजे सोल्ट बाकी है, बहुत सारी चीजें इसमें अभी बाकी है। तो इधर भी अभी हमने पूरा नहीं लिखा है। वैसे कहीं आपको लगे, आप एग्जाम्पल की तरह लिख लो। यहाँ पर विल्किंसन कैटलिस्ट जैसे आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, विल्किंसन कैटलिस्ट हो गया, ठीक है। आपके पास विल्किंसन कैटलिस्ट हो गया, आपके पास हाइड्रोफॉर्माइलेशन प्रोसेस हो गया, हाइड्रोफॉर्माइलेशन प्रोसेस हो गया, ठीक है। और इसमें आपके पास हो गया, लेट सपोज वेकर प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, वेकर प्रोसेस हो गया, ठीक है। मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस हो गया, मोनसेंटो एसिटिक, हाँ इधर ये ही आपके इंपॉर्टेंट है, मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस बेसिकली हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि इनके अलावा हम नहीं पढ़ेंगे, इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने एटसेट्रा एटसेट्रा मेंशन किया है। ये जर्नल स्ट्रक्चर ये है। और एक और स्ट्रक्चर इसका ये जो होता है वो ये होता है क्या, ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट्स। वो अपन यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट भी होता है, वो अपन बेसिकली यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, वो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। रिएजेंट्स केमिस्ट्री जो होती है वो, ठीक है। अभी बेसिकली हम ये पढ़ रहे हैं, जैसे मेटल कार्बन का बॉन्ड यहां पर होगा, है ना। जैसे आपका RMgBr, ये भी एक मेटल आपका क्या है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। अब ऐसा नहीं है कि मेटल कार्बन का बॉन्ड का नेसेसरी है। जैसे एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल हमने लिया RH PPH3, PPH3 का 3 और Cl, ठीक है। अब आप कहोगे सर इधर तो अगर ये भी, इसका नाम है क्या, विल्किंसन कैटलिस्ट। इसका नाम क्या है जी, विल्किंसन कैटलिस्ट। और ये भी एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है। विल्किंसन कैटलिस्ट हम इसे कहते हैं। ये भी एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। अब आप कहोगे सर यहां पर तो मेटल कार्बन का बॉन्ड है ही नहीं, यहां पर देयर इज नो मेटल कार्बन बॉन्ड, देयर इज नो मेटल कार्बन बॉन्ड, बट स्टिल दिस इज अ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। देयर इज नो मेटल कार्बन बॉन्ड, बट दिस इज ऑल्सो, but this is also a ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ये है, ठीक है। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बेसिकली ये है, ये बात ध्यान रखना, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। अब सर फिर ये ऐसा क्यों, देखो अगर ये इधर नहीं है ना, इधर कोई डायरेक्ट आपको मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं दिख, अगर आपको यहां पर डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं दिख रहा तो इसकी कैटालिटिक साइकिल में आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहां पर लिख लेंगे, देयर इज मेटल कार्बन बॉन्ड इन इट्स कैटालिटिक साइकिल, इन इट्स कैटालिटिक साइकिल। जब ये एक कैटालिटिक साइकिल शो करेगा ना, तो वहां पर आपका मेटल कार्बन बॉन्ड दिख जाएगा। विल्किंसन कैटलिस्ट अगर आपने सुना है, थोड़ा बहुत कभी पढ़ा होगा, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजनेशन करता है अल्कीन्स का। तो ये अल्कीन्स पे जाकर पहले, मतलब अल्कीन्स इसके साथ अटैच्ड होती है, तो वहां पर मेटल और अल्कीन का बॉन्ड बनता है। अल्कीन क्या है, कार्बन का ही एक स्ट्रक्चर है, तो कार्बन मेटल का बॉन्ड वहां पर आपका पाया जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, हो सकता है आपको डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड ना बने, मगर उसकी कैटालिटिक एक्टिव में मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आ रही है बात समझ में, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अभी इसमें सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है बेसिकली अगर हम बात करें 18 इलेक्ट्रॉन रूल, है ना। 18 इलेक्ट्रॉन रूल, हम ये कहते हैं ऐसे, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना होता है, ऐसे कंपाउंड जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है, 18 है, उसको हम कहते हैं वो क्या है, स्टेबल है, ठीक है। सबसे पहले उसके अंदर जाने से पहले आपको एक और टर्म आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे ये बेसिक टर्म है, हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल अभी शुरू करने से पहले हेप्टासिटी को हम जिक्र कर रहे हैं। क्या मैंने हेप्टासिटी आपको पढ़ाया है, पढ़ा दिया है ना भाई मैंने आपको हेप्टासिटी? हेप्टासिटी हमने पढ़ाया है आपको?
अरे सर हम तो काम की बात पे ही नहीं बोलते, ये तो पढ़ाने वाली बात आ गई, तो इस पे तो हम भाई ना बोले। हेप्टासिटी आई थिंक पढ़ा चुके हैं, है ना, पढ़ा चुके हैं, है ना। तो हेप्टासिटी आपका वही है ना, हेप्टासिटी बेसिकली वही है। मान लो मैं आपको लिख रहा हूँ N5CP लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी हेप्टासिटी कितनी है, इसकी हेप्टासिटी बेसिकली कितनी है, 5 है, ठीक है। अब ये सीपी क्या है, वही आपका साइक्लोपेंटाडाइइन एनायन, ठीक है। यहाँ पर है, ये नेगेटिव होता है, ये इधर, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट इस नेगेटिव चार्ज से जुड़ जाए मेटल की, तो हम इसकी हेप्टासिटी क्या कहेंगे, N1 कहेंगे, ठीक है। अब अगर ये रेजोनेंस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है, तो ये रेजोनेंस कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, इधर जा रहा है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है मेटल से, यानी कि इसकी हेप्टासिटी अभी क्या है, N3, जिसमें ये कार्बन और ये कार्बन, ये तीनों कार्बन की अटैचमेंट अपन मेटल से देखेंगे, ठीक है। ये तीनों कार्बन की अटैचमेंट क्या है, हम मेटल से देखेंगे, क्लियर है। उसके बाद लेट सपोज इसको रेजोनेंस को इस तरीके से भी हो सकता है, ये रेजोनेंस इस तरीके से भी हो सकता है, यहां पर फिर इधर ये वापस से ये रेजोनेंस जाता हुआ इधर फिर इधर, यानी कि आप पूरा रेजोनेंस ऐसे भी दिखा सकते हो, है ना, ये पूरा रेजोनेंस ऐसे भी दिखा सकते हो। तो अब ये मेटल से जुड़ेगा, तो यहां पर ये भी क्या आएगी, हेप्टासिटी आएगी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसकी हेप्टासिटी क्या आएगी, 5 हेप्टासिटी आएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। जैसे कि भाई एक अलाइल सिस्टम है ना, जैसे कि मान लो एक अलाइल सिस्टम है। अलाइल क्या होता है, अलाइल आपका क्या है, अलाइल सिस्टम मान लो मैं कह रहा हूं, अलाइल बेसिकली क्या है, ये है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं कह रहा हूं N1 अलाइल है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, N1 अलाइल है, इस तरीके से कह रहा हूं। तो मेटल के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, मेटल के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो यहां पर ये है, ये इस तरीके से आपका अलाइल सिस्टम जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं कह रहा हूं आपको क्या, N3 अलाइल, मैं क्या कह रहा हूं, N3 अलाइल बेसिकली मैं आपको कह रहा हूं, है ना, ये आपका बेसिकली अलाइल सिस्टम है। तो अब यहां पर ये रेजोनेंस भी करेगा, ये रेजोनेंस भी करेगा, तो यहां पर N3 अलाइल से आपको क्या समझना है कि मेटल अब ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। मेटल अब ऐसे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, मतलब 3 हेप्टासिटी का मतलब है वो 3 उस लीगेंड के 3 मेटल से जुड़ा हुआ है, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है भाई। अगर सिंपली मान लो, अब सर मुझे मान लो ये नहीं दिया हुआ, मुझे सिंपल मान लो एलाइल सिस्टम लिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर मान लो इफ सिंपली, ध्यान से सुनिएगा, इफ सिंपली FeCP गिवन, क्या गिवन होगा पेपर में, इफ सिंपली FeCP गिवन है ना, ये गिवन है, तब हम अब कैसे हम पता लगाएं, हम कैसे पता लगाएं कि यहां पर जो मेरा सिस्टम है, मेरा सिस्टम, मेरा जो लीगेंड है, जो साइक्लोपेंटाडाइइन एनायन है, वो साइक्लोपेंटाडाइइन एनायन मेटल से 1 से जुड़ा है, 2 से जुड़ा हुआ है, मतलब यहां पर मैं हेप्टासिटी उसकी क्या कंसिडर करूं। अगर सिंपली FeCP गिवन है, कुछ हेप्टासिटी मेंशन ही नहीं की है, जैसे यहां पर 1 मेंशन कर रखी है, यहां पर 3 मेंशन कर रखी है, यहां पर 5 मेंशन कर रखी है, अगर कुछ मेंशन नहीं कर रखी है तो मैं कैसे करूंगा। तो ध्यान रखना, इफ सिंपली FeCP गिवन देन कंसिडर मैक्सिमम हेप्टासिटी, तब आपको क्या करना है, कंसिडर करना है मैक्सिमम हेप्टासिटी, उसकी मैक्सिमम हेप्टासिटी आपको कंसिडर करनी है। आ रही ये बात समझ में। तो हेप्टासिटी बेसिकली है क्या, इसकी डेफिनेशन भी हमने लिखवाई हुई है वैसे तो, इसकी डेफिनेशन बेसिकली है नंबर ऑफ एटम, है ना, नंबर ऑफ एटम ऑफ लिगेंड अटैच्ड टू मेटल, अटैच्ड टू मेटल वाया कंटिन्यूस। अगर नहीं है तो एक बार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का डेंसिटी और हेप्टासिटी को जिक्र जहां पर हुआ है वो एक बार देख लेना। वाया कंटिन्यूस, वैसे इतना ही है और इसमें कुछ है नहीं, अभी बाद में एक बातें आएंगी जिसको मैं बताऊंगा। वाया कंटिन्यूस सीरीज ऑफ एटम, बस हेप्टासिटी में ये होता है कि वहां पर कॉन्जुगेशन होता है, लगातार कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। डेंसिटी एक अलग चीज है,
डेंसिटी में ये मान लो लिगेंड की एक चेन है, तो वो यहां से भी डोनेट कर रहा है, यहां से भी डोनेट कर रहा है, दो जगह से डोनेट करेगा, तो हम उसे डेंसिटी कह रहे हैं। उसमें कॉन्जुगेशन है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। कार्बन एटम की आपको यहां पर सीरीज मिलेगी। क्लियर है भैया? क्लियर है भाई? चलो आइए पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं, जिस और ऐसा मत सोचना ये पहला टॉपिक है तो यहां से क्वेश्चन नहीं आ सकते, सीधे के सीधे क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, इस हेप्टासिटी का यूज क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ी देर के पेशेंस रखो। यहां पर कोई हमें हेप्टासिटी पढ़ना नहीं था, बस हेप्टासिटी वर्ड का कुछ यूज है ना, उसका कुछ यूज है जिसके बारे में हमें करना है। टेंशन मत लो कि यार ये तो अभी हमें और 10 एग्जाम्पल और दिखाओ, वो डिफरेंट डिफरेंट सारी चीजें यहां पर आएंगी चैप्टर में, और उस चैप्टर का वैलेंस जो हेप्टासिटी वाली चीज है, उस हेप्टासिटी वाली चीज का जिक्र होगा कहां पर, आपके लीगेंड कंट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार वेट करिएगा। चलिए पहली हेडिंग डालिएगा, आप बिल्कुल तैयार है, आराम से आपको चीजें समझ में आएगी, पीछों का कोई बर्डन मत लेकर चलो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, इसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कह दो या फिर VEC कह दो। कोई लोग इसे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट भी लिखता है ना, इलेक्ट्रॉन काउंट भी लिख देता है जस्ट, है ना। बेसिकली ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है, VEC है। क्या है भाई ये, VEC बेसिकली है। ठीक है, आप हर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे। ठीक है, अगर उस कंपाउंड का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 18 आए, ठीक है, हम क्या कहेंगे, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज 18, क्या हो आए भाई, 18 आए, ठीक है, इज 18, देन दैट कंपाउंड फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। वो क्या फॉलो करेगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। क्लियर है भाई? इंपॉर्टेंट है, आराम से ध्यान से सुनना, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब यहां पर हम ऐसे बिल्कुल थ्योरेटिकल नहीं जाएंगे कि अरे भाई एकदम पूरा वो होए कि सर पहले तो 4-5 पन्ने इसकी थ्योरी लिखवा दो, है ना, इसका जनक कैसे हुआ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, है ना। कोई यूट्यूब पे देख रहा होगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पे ही एक एक, मतलब कि एक एक दो दो लेक्चर। अब क्या होता है, देखो यूट्यूब और बैच अलग चीज है। यूट्यूब पे क्या है ना कि वो पूरा नहीं करवाना होता, तो वो हिस्ट्री बताकर ही निकल लेंगे। ठीक है, हिस्ट्री बताएंगे, हिस्ट्री तक बताएंगे कि हिस्ट्री ये थी, फिर एक आधा टॉपिक बता दिया, फिर वो चले गए। तो अब इधर ऐसा नहीं है ना भाई, बैच में जब आप हो ऐसे तो आप जीने ही नहीं दोगे। यहाँ पर करवाना होता है पूरा पूरा A to Z, और आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखे, सारी चीजें आपको दिखे, A to Z चीजें आपको दिखनी चाहिए। तो थोड़ा सा हमें एग्जाम ओरिएंटेड चलना चाहिए, और चलना भी पड़ेगा, वरना आपका हिस्ट्री में ही 6 महीने का कंटेंट हो जाए। इतना कंटेंट है, इतनी चीजें आपके पास है पढ़ने के लिए। मतलब कोऑर्डिनेशन भी अभी भी जितना लेक्चर आपके लिए ना, उतने ही लेक्चर का और भी मैं आपको बोल सकता हूं। ठीक है, मतलब कि पर वो उसका कोई यूज नहीं है, वो BSc MSc में रिटर्न वाली चीजों मतलब यूज है। मतलब जैसे जॉन टेलर डिस्टोर्शन हमने पढ़ा, उसकी डेफिनेशंस में थोड़ा घंटा लगा दें, ठीक है, स्पाइनल्स की डेफिनेशन में घंटा लगा दें, डेरिवेशंस उसकी निकालें किस तरीके से हमने किया है, तो उनका कोई मतलब नहीं है आपके एग्जाम में। ठीक है, हाँ वो आपको एज अ नॉलेज हमेशा आना चाहिए, है ना। जैसे मतलब कि ना, आपको जब आप पढ़ाने जाओ तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको आना चाहिए वो चीजें, तो आपको उससे ना थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा आपको उसमें। मतलब आपने चीजें पढ़ी हुई हो पहले बुक में बहुत अच्छे से, ठीक है, और फिर उसमें से क्रिस्प करके आपको बताना पड़ेगा लेक्चर्स में। ऐसा नहीं है कि आप जितना पढ़कर आए हो उतना ही लेक्चर में आप वो कर दोगे।
आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा पहले, और फिर उसमें से डिलीवर करना होगा सारी बातें, है ना। मतलब सारा कुछ डिलीवर भी कर दो और समय में भी हो जाए, ये सारी सीन रहते हैं। खैर जब करोगे तब आपको पता लगेगा। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट बेसिकली क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, है ना, ये होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। बेसिकली क्या होगा भैया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल बेसिकली है, ठीक है। साथ में है लीगेंड का कंट्रीब्यूशन, साथ में क्या है आपके पास? लीगेंड कंट्रीब्यूशन है आपके पास, लीगेंड कंट्रीब्यूशन आपके पास है, इनटू में एन है, ठीक है, प्लस आपका क्या है? कैटाइनिक, सॉरी, प्लस एनाइनिक चार्ज है, ठीक है, एनाइनिक चार्ज का क्या है? सम है, और कैटाइनिक चार्ज का क्या है? माइनस है। प्लस एनाइनिक चार्ज और माइनस कैटाइनिक चार्ज बेसिकली है, ठीक है। ये सारी चीज है आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट की। अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल है, लिगेंड कंट्रीब्यूशन है, एनाइनिक चार्ज प्लस होता है, कैटाइनिक चार्ज क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। इसको आप क्या कहोगे? दिस इज फॉर्मूला ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक है। अब एक चीज समझना, ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 18 आता है, किसी का 18 आता है या 16 आता है, तो उसे आप क्या कहते हो? डायामैग्नेटिक कहते हो, ठीक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किसी का 17 आता है और 19 आता है, तो उसे आप क्या कहते हो? पैरामैग्नेटिक कहते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, अब ये किस तरीके से निकलेगा इसे समझाऊंगा मैं। सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल में ही हम गड़बड़ करते हैं, उसे भी हम समझेंगे। लीगेंड कंट्रीब्यूशन क्या होता है उसे हम समझेंगे। एन मतलब नंबर ऑफ लीगेंड, कितने टाइप के लीगेंड है वो आपके यहाँ पर है, कैटाइनिक और एनाइनिक का माइनस, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, ठीक है। अब यहां पर आप समझो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, यहां पर आप क्या समझेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कैसे लोगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कैसे लेंगे उसके बारे में अब हम जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है आपके पास? स्कूल टीचर, वेरी क्रूल, मेक फ्री कोचिंग नियर कजन, ठीक है भाई। ये जरा न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी रुक रही पर आगे सदमा, ठीक है भाई। उसके बाद आपके पास क्या है? ला हफ्ता वरना रे उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास है। अगर मैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहा हूं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है D1S2 D2S2, ठीक है। तो इसी तरीके से सो ऑन ये चलती जाएगी। तो अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं ना, तो जैसे ही कभी भी मान लो आपके पास क्या आ जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास, मान लो आपको लिखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे आपके पास कभी भी क्या आ जाए, मान लो HF मेटल आ जाए, तो HF के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 2 ये दोनों माने जाएंगे, ये बात ध्यान रखना, 4 माने जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या माने जाएंगे? 4 माने जाएंगे। जैसे कि यहां पर 1 + 2 कितना होगा? 3 होगा, यहां पर 2 + 2 कितना होगा? 4 होगा। सो ऑन यहां पर 5, सो ऑन यहां 6, 7, 8, जैसे भाई ये क्या होता है? D6S2 होता है ना, 6 और 2 8, 9, 10, 11 और 12। क्या कह रहा हूं मैं? जब भी मैं वैलेंस, अभी हम इलेक्ट्रॉन काउंट करने जाएंगे, इलेक्ट्रॉन काउंट करने से पहले की चीजें हम सीख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको भिन्न भिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स दूंगा, आपको उनके सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट चेक करना है। आपको बताना है कि इन में से कौन से कंपाउंड्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, इनमें से कौन से कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर उस कंपाउंड में मान लो आपको आयरन दिख जाए, तो आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट मैं सीधा वहां पर 8 लिखूंगा। आप पूछोगे कैसे लिखा, तो मैं कहूंगा पीछे जो हमने पढ़ा है वहां से लिखा, ये रहा आयरन का 8। आ रही है बात समझ में? मान लो मेरे पास सीधा आ गया क्या? RH आ गया, तो मुझे पता होना चाहिए कि कोबाल्ट के भैया हैं, ये कोबाल्ट के भैया हैं, तो यहां पर मैं सीधा 9 लिखूंगा, ये बात ध्यान रखना। मुझे लेट सपोज इरिडीनियम आ गया, तो मैं सीधा यहां पर 9 लिखूंगा। मुझे लेट सपोज क्या आ गया? टंगस्टन आ गया, तो मेरे को पता होना चाहिए कि ये क्रोमियम फैमिली से है, यानी कि 6 आएगा।
इतना काम आपको मेरे साथ साथ करना है। यानी कि इस पॉइंट में से मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल कैसे देखना है, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से एक बार बता दो, बोलो जी। चले, तो अब हमें नेक्स्ट, अरे मेरी तार फंस गई भाई, ये कहाँ? चलिए, अब हमें सेकंड बात करनी है लीगेंड भाई साहब, आवाज आ रही है मेरी सही? चलिए, नेक्स्ट बात हमें जो करनी है वो करनी है लीगेंड कंट्रीब्यूशन की, ठीक है। इसकी बात करनी है लीगेंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, लीगेंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए दो मेथड होते हैं। आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने की दो मेथड होते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है तो मेरे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है न्यूट्रल एटम मेथड, ये सुना है आपने कभी कॉलेजों में, कभी 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 कोई जिक्र हुआ हो इन बातों का, न्यूट्रल एटम मेथड सुना है, ये सब चीजें सुना है। दूसरा होता है आपका आयोनिक मेथड, है ना, आयोनिक मेथड। ये दो मेथड बेसिकली होते हैं। वैसे तो कई कई जगह पे बताया ही नहीं जाता है कि दो मेथड होते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं बताया जाता है क्योंकि इस मेथड का हम यूज ही नहीं करेंगे, हम आखिर में इसको ढक ही देंगे, हम भी भूल जाएंगे कि ये था या नहीं था, समझ रहे हो, हम भी भूल जाएंगे कि ये था या नहीं था, इसकी एग्जिस्टेंस थी या नहीं थी, ठीक है। हम भी इसी को ही ध्यान रखेंगे और हर कोई इसी से ही पढ़ता है, न्यूट्रल एटम मेथड से पढ़ता है, आयनिक को हटा देता है। बट एक बार ही हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज है ये दोनों। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, आंसर दोनों से एग्जैक्ट सेम आएगा, आंसर दोनों से एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें लीगेंड कंट्रीब्यूशन, लीगेंड कंट्रीब्यूशन की, ठीक है, लीगेंड कंट्रीब्यूशन हम यहां पर ले रहे हैं, ठीक है। और एक हमने ले लिया न्यूट्रल एटम मेथड ले रहा हूं, ठीक है, न्यूट्रल एटम मेथड ले रहा हूं। और एक हमने क्या ले लिया, न्यूट्रल एटम मेथड ले रहा हूं, ठीक है। और एक हमने ले लिया ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, सॉरी आयनिक मेथड हम ले रहे हैं। आयनिक मेथड में बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जैसे कोई लीगेंड है CO, है ना, CO कोई लीगेंड है, ठीक है, तो न्यूट्रल एटम मेथड में उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 2 आएगा। नहीं सुना भाई? रीशु सिंह कहां से चल रही है, BSc MSc कहां से हो रही है भाई? प्रिंस, शिल्पी, खुशप्रीत, कहां से पढ़ रहे हो BSc MSc? घर से सर, घर से पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो किसी भी एक लिगेंड का, जैसे कोई या लेट सपोज आपके पास CO एक, इसको भी छोड़ो, मान लो आपके पास Cl नेगेटिव एक लिगेंड है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, लिगेंड है Cl नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव है, ठीक है। और यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, यहां पर हम लीगेंड कंट्रीब्यूशन बताएंगे, लीगेंड कंट्रीब्यूशन हम बताएंगे न्यूट्रल एटम से और आयनिक। तो न्यूट्रल एटम कहता है कि भाई कोई आयनिक लिगेंड है, जैसे इसके ऊपर एक चार्ज है ना, इसके ऊपर एक चार्ज है, तो यहां पर इसका कंट्रीब्यूशन 1 रहेगा।
आयनिक कहता है कि इसके ऊपर एक चार्ज है ना, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 2 रहेगा। जैसे कि मान लो आपके पास क्या है, CH3 है, CH3 है, CH3 क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि CH4 न्यूट्रल होता है, एक प्रोटॉन निकला तो एक इधर नेगेटिव हो गया। तो न्यूट्रल एटम मेथड से CH3 का कंट्रीब्यूशन कितना लेंगे हम, 1 लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं न्यूट्रल एटम मेथड से CH3 का कंट्रीब्यूशन लूंगा तो कितना लूंगा, 1 लूंगा। जबकि आयनिक मेथड से CH3 नेगेटिव का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, दुगना आएगा चार्ज के। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अजी बोलो। लेट सपोज आपके पास क्या है, CH2 नेगेटिव है, यहां पर क्या है, CH2 नेगेटिव है। अगर मैं न्यूट्रल एटम मेथड की बात करूंगा तो न्यूट्रल एटम मेथड कहता है भाई जितना नेगेटिव है ना उतना ही ले ले, 2 ले ले। ठीक है, जबकि यहां पर आयनिक मेथड इसका कंट्रीब्यूशन कितना लेगा, 4 लेगा। ये बात ध्यान रखना, आयनिक मेथड इसका कंट्रीब्यूशन कितना लेगा भैया, 4 लेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जैसे कि लेट सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास है NH, मेरे पास है NH3 है ना। लेट सपोज मेरे पास क्या है, NH3। तो यहां पर NH3 ये क्या डोनेट करेगा, यहां से डोनेट करता है ये। ठीक है, तो इसका न्यूट्रल एटम में कंट्रीब्यूशन होगा 2। ठीक है, न्यूट्रल एटम से कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 2 होगा, और आयनिक से भी इसका 2 होगा। जब कोई न्यूट्रल लीगेंड है, जब कोई न्यूट्रल लीगेंड है तो न्यूट्रल ही चीजें आएंगी। ठीक है, न्यूट्रल अगर कोई लीगेंड है तो उसका आंसर उतना ही आएगा। जैसे मान लो आपके पास CO है तो CO का कंट्रीब्यूशन आपका न्यूट्रल से भी कितना है, 2 है, तो आयनिक से भी 2 है। तो सर फिर क्यों हम अब क्या पढ़े, हम तो एक ही चीज पढ़ेंगे, ठीक है, हम एक ही चीज पढ़ेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस में ले आता हूं, है ना, थोड़ा सा मैं इसमें कॉन्फिडेंस में लेकर आता हूं कि आंसर सेम कैसे आता है। आंसर सेम कैसे आता है, मैंने क्या कहा था, आंसर सेम आता है, पर सर यहां पर कंट्रीब्यूशन तो अलग है। आइए एक बार समझिए। ठीक है, एक बार समझिए, यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर है लेट सपोज आपके पास Mn है, आपके पास CO5 है, और यहां पर मान लो Cl है। ये है आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, Mn है, CO5 है ना, Mn है, CO5 है, Cl आपके पास है, ये एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब अगर मैं इसका न्यूट्रल एटम मेथड से निकालूंगा, एक होगा न्यूट्रल एटम मेथड से निकालना, क्या निकाल रहा हूं मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा हूं, फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट हम फाइंड कर रहे हैं। अगर मैं न्यूट्रल एटम मेथड से निकालूंगा, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, ये दूसरा तरीका है आपका आयोनिक मेथड। दूसरा तरीका क्या है आपका, आयोनिक मेथड। आयोनिक मेथड आपका क्या है, दूसरा तरीका है। क्लियर है, एक न्यूट्रल एटम मेथड है और एक आपका है आयोनिक मेथड। ठीक है, एक्चुअली में न्यूट्रल एटम मेथड कहता है कि आप अपने मेटल को न्यूट्रल लेकर चलो। यहां पर हम क्या करते हैं, वी डू नॉट फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, हम यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं फाइंड करते हैं। वी डू नॉट फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, हम ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर फाइंड नहीं करते हैं। सर आंसर सेम आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि क्लोरीन जो है, चलो CO न्यूट्रल में भी 2 करेगा, आयनिक में भी 2 करेगा, मगर क्लोरीन न्यूट्रल में 1 करता है, आयनिक में 2 करता है। तो आंसर सेम कैसे आ रहा है वो समझा रहा हूं मैं। यहां पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट ही नहीं करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट नहीं करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे लिखेंगे, सीधा वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट लिखेंगे। किसके, Mn के पास कितने हैं, ठीक है, CO है 5 और 1 Cl है। ठीक है, ये है आपके पास। क्लियर है भैया? तो यहां पर आपके पास Mn कितना होगा, अब आपको ये पता होगा कि Cl नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो Mn आपका कितना करेगा, 7 करेगा। यहां पर 2 × 5 है और 1 यहां पर है, तो यहां पर कितना आ गया, 7 + 10 + 1 यानी कि कितना आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। क्लियर है भाई, कितना आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। जबकि ये मेथड जो होता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड होता है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है, बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर मैं इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने जाऊंगा, पेनों की एकदम कमी हो गई है बिल्कुल। जब इसका मान लो मैं ऑक्सीडेशन मेथड निकालने जाऊंगा, है ना, जब इसका क्या निकालने जाऊंगा, ऑक्सीडेशन मेथड, तो यहां पर पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, x - 1 = 0, तो x कितना आया, +1 आया, यानी कि मेरा Mn क्या होगा, +1 होगा। तो अगर मेरे Mn के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं, 7 है, तो Mn +1 के कितने होंगे भाई, जरा बताएंगे।
जब मैं Mn के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट ले रहा हूं वो 7 ले रहा हूं तो Mn+1 के कितने लूंगा, 6 लूंगा। ठीक है, तो यहां पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6 माने जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। और आपके वही 5 CO हैं, दो कंट्रीब्यूशन होता है एक CO का और Cl नेगेटिव का। अब यहाँ पर आयनिक में क्या होगा, Cl नेगेटिव का आयनिक में क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ पर 2 हमने ले लिया, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है, प्लस 2 है, यानी कि 18। बेसिकली आपने क्या किया, आपने Mn की तरफ से कम किया है और इधर एक जोड़ दिया है। तो जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे फिर मेटल के कम करोगे वो कहीं ना कहीं लिगेंड के जुड़ रहे होंगे। आ रही है बात समझ में? आप पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे फिर मेटल के कम करोगे और फिर लिगेंड में उसको उसके डबल करोगे। तो ये सब हम नहीं करेंगे, हर कोई ये प्रेफर करता है, ये क्या होता है, मोर प्रेफर्ड यहां पर रहेगा और इसी को ही हम प्रेफर करेंगे। आ रही है बात समझ में? अगर आपने कहीं पढ़ा है ये, है ना, कहीं थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, तो भी मतलब है ना कि आपने सुना तो होगा। एक तो कई तो झूठ में ही लिख देंगे, यार नहीं बड़ा कुछ ना पढ़ा हमने तो जी कुछ भी नहीं पढ़ी। कोई डीयू से है यहाँ पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो ना, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो मुझे पता है कि वो क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं। या कोई IIT से या फिर मान लो कोई BHU वगैरह से है, NIT से है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपने 0 भी पढ़ा है ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, अभी फिलहाल आपको समझ में आ जाएगा। बस मैं थोड़ा सा याद थोड़ा दिला रहा होता हूँ कि कभी आपने न्यूट्रल एटम मैटर को प्रेफर्ड दिया हो, उसको ना प्रेफरेंस दी हो, तो उसका रीजन यही रहता है। ठीक है, ठीक है। अब यार वही बात है ना, ये बताया था आपको यहाँ पर क्या बताया ये क्या बताया, Mn का इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ पर लिखा है 7 है। अब आप पूछ रहे हो Mn का 7 कैसे हुआ सर, क्या किया था हमने वहां पर? चलिए भाई आइए पढ़िए, ठीक है, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, अभी फिलहाल आप मेरी क्लास में हो, ठीक है, फिलहाल मेरी क्लास में हो, तो अपन सब एक ही हैं, ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी से हो, फिलहाल आप मेरी क्लास में हो, तो अब आप समझिए। अब हम क्या करने वाले हैं, लिगेंड कंट्रीब्यूशन की आपको लिस्ट देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, एक ब्लैंक पेज पे ये लिख लीजिएगा, लिगेंड कंट्रीब्यूशन की क्या है, ये लिस्ट है, ठीक है। और ये लिस्ट किसके अकॉर्डिंग है, ये लिस्ट है न्यूट्रल एटम मेथड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है भाई ये लिस्ट, न्यूट्रल एटम मेथड के अकॉर्डिंग ये लिस्ट है। आ रही है बात समझ में, बोलो भाई, न्यूट्रल एटम मेथड के अकॉर्डिंग क्या है जी, लिस्ट है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखता जाऊंगा, आप मेरे साथ साथ लिखते जाना, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको डाइजेस्ट करोगे, याद कर लोगे, याद हो जाएगा तो फिर इसमें आप सही हो जाओगे। लिगेंड कंट्रीब्यूशन यहाँ पर CO कितना करता है, 2 करता है, ठीक है, CO करता है, CO कितना करता है, 2 करता है, ठीक है, CO करता है कितना, 2 कंट्रीब्यूट करता है CO, ठीक है। अब मान लो CO है, अब ये इस तरीके से मेटल बार बार नहीं लिखूंगा मैं, जस्ट लिगेंड लिख रहा हूं, CO के साथ CS आ जाए तो ये इसकी ही बिरादरी का है, 2 करेगा। मान लो आपके पास PR3 आ जाए तो PR3 कितना करता है, 2 करता है। PR3 आ रहा है, NH3 आ रहा है, वो भी 2 करता है। अब कोई भी आ जाए, है ना, मान लो ये है PR3 आ गया, अब मान लो इससे मिलता जुलता कुछ भी आ जाए, मान लो आपके पास आ रहा है आर्सेनिक R3, तो आपको पता है कि जब ये 2 करते हैं तो इसका बड़ा भाई भी 2 ही कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब आपको रिलेट करना भी बेसिकली आना चाहिए, ये मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। अभी बस आप लिखते चलो, थोड़ा सा आप लिखो, है ना,
जैसे मान लो आपके पास आ गया PPH3 आ गया, जब PR3 दो कर रहा है तो PPH3 भी दो ही कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। आपके पास मान लो आ गया क्या, H2O आ गया, H2O भी क्या करेगा, दो ही कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। आपके पास आ गया CNR आ गया, वो भी कितना कंट्रीब्यूट करेगा, दो करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास CH3 आ गया, ठीक है, तो मुझे पता है ये CH3 जो है ये एक नेगेटिव होता है, ठीक है, तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, एक कंट्रीब्यूट करेगा। सिमिलरली अगर CH3 का कोई और बड़ा भाई आ गया, मान लो आपके पास कोई आ रहा है, CH3 आ गया, यहां पर आपके पास आ रहा है कोई कार्बन, SiM कार्बन आ गया, और आपके पास आ गया या फिर मान लो SiMe3 आ गया, है ना, ये आ गया। बताओ कितना करेगा। क्या मैं SiMe3 को रिलेट कर पाऊंगा जब जरूरत पड़ेगी? रिलेट करना बहुत जरूरी है यहां पर, ठीक है। आप कुछ पढ़ोगे, दूसरी चीज उससे रिलेट होनी चाहिए। अगर मैंने मान लो CH3 पढ़ा है तो मैं इसको सीधा सीधा रिलेट कर सकता हूं, कैसे करूंगा? मैं कहूंगा कि यार ये SiMe3 है तो ये कहीं SiR3 जैसा होगा, SiR3 को तू CR3 ले जा। अब CR3 भी कितना ही कंट्रीब्यूट करेगा, वो एक ही कंट्रीब्यूट करेगा भाई, उसका कंट्रीब्यूशन भी एक ही आएगा। बोलो जी। तो इन सबका ही कंट्रीब्यूशन, इन सबको रिलेट करके इन सबका ही कंट्रीब्यूशन कितना माना जाएगा, एक माना जाएगा, क्योंकि कार्बन ही फैमिली से है, कार्बन की ही फैमिली से है वो सिलिकॉन। सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाता है, अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसका एक नेगेटिव वहां पर रहेगा, तो और वह एक कंट्रीब्यूशन करेगा। आ रही है बात समझ में? बोलो जी। NH3 दो देता था, मान लो मैं NH2 ले लूं, NH2 मान लो एक, फिर नेगेटिव आएगा, NH2 नेगेटिव आएगा तो भी ये एक करेगा। अब NR2 है, NR2 के ऊपर भी एक नेगेटिव आएगा तो वो भी एक ही कंट्रीब्यूट करेगा, NR2 के ऊपर भी एक ही नेगेटिव आएगा, वो भी एक कंट्रीब्यूट करेगा। अब मान लो मैंने आपको एक ये लिगेंड दे दिया AsPH2, मान लो मैंने ये लिगेंड आपको बुक में ऐसे आप कर रहे हो, है ना, आप ऐसे कर रहे हो, ये नेगेटिव वहां पर कॉम्प्लेक्स में लिखा नहीं आएगा। अरे ये नेगेटिव जब हम पढ़ रहे हैं यहां पर, ये नेगेटिव जब भी हम, स्मार्ट बोर्ड को क्या हो गया भाई? जैसे यहां पर Cl के ऊपर अपन नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर थोड़ी ना दिखाते हैं, मगर मुझे पता होता है कि उधर नेगेटिव है। तो अगर मान लो ये लिगेंड आ गया आपके पास AsPH2, है ना भाई, ये गड़बड़ हो जाएगी, पूरी स्लाइड ना उड़ जाए यार। आपका ये स्मार्ट बोर्ड चल रहा नहीं, गड़बड़ कर रहा है, तो जितना भी पढ़ाया गया है ये सब उड़ ना जाए, उड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये ना इशू कर रहा है कई देर से, तो इसको तो सेव कर दो एटलीस्ट, है ना, ताकि कहाँ से होगा मुझे बता दो। अब इतना तो रहेगा ना। ठीक है ना, तो अब इसका आप अंदाजा लगा सकते हो AsPH2 का वो कितना करेगा, AsPH2 कितना करेगा, जरा अंदाजा लगा सकते हो? तो भाई सीधा मैं रिलेट कर दूंगा AsPH2 को कि अरे यार ये किस फैमिली से होगा, एस के ऊपर फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, तो ये Pr2NR2 तो इसको हम भाई NR3 होता है तो NR2 को एक लिखते हैं, तो ये एक ही कंट्रीब्यूट करेगा। मैं सीधा इससे रिलेट कर दूंगा इसको। रिलेट करना बहुत जरूरी है, रिलेट करना बहुत जरूरी है, आपको वो बहुत हेल्प करेगा, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अभी आप सारे लिख लीजिए, फिर अपन इसको बाद में अलग अलग कॉम्प्लेक्स देखेंगे, अलग अलग कोऑर्डिनेशन को, वो मतलब अलग अलग आपके ऑर्गेनोमेटलिक कॉम्प्लेक्स देखेंगे, तो वहां से हम समझेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? एक आएगा यार, दो कैसे आएगा भाई, कैसी मजाक कर रहे हो, सामने लिखी हुई चीज गलत बता रहे हो। क्लियर भाई? चलिए ठीक है। जैसे मान लो आपके पास Cr2 आ जाए, ठीक है, Cr2 आ जाए, तो आपको पता है ये कार्बिन है ना, या फिर आप ऐसे अंदाजा लगा लो कि Cr2 2 नेगेटिव होगा तो ये दो कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, आपके पास मान लो Cr आ जाए, Cr कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अगर एक बना रखा है तो 3 नेगेटिव है तो वो 3 कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास मान लो Nr आ जाए, तो आपको पता है कि भाई Nr3 या ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, तो Nr2 आएगा तो वो एक नेगेटिव लेकर आएगा, Nr आएगा तो वो दो नेगेटिव लेकर आएगा। ठीक है, तो यहां पर दो नेगेटिव से आपको इसको पकड़ना है, दो।
देखो मैं ये नहीं कह रहा कि पहली बार में एकदम ऐसे मतलब वो हो जाएगा, पर आपको सुनना है, सुनना है। अभी हम एक बार सुन रहे हैं और इसको ढेरों बार हमें प्रैक्टिस करना है, तो ये चीजें बहुत अच्छी होती जाएंगी। मगर आप सुनते वक्त ही एकदम हथियार छोड़ दोगे तो भाई इसमें फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा एंड तक भी, ठीक है। जैसे भाई हाइड्रोजन आ गया तो ये तो एक ही कंट्रीब्यूट करता है, कोई आर ग्रुप है ना, पीएच वगैरह है तो वो भी एक ही कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। कोई आपका सी ओ आर है ना, इस तरीके से मेटल से जुड़ा है ना, ये सी ओ है, यहाँ पर आर है, इस तरीके से जुड़ेगा तो ये भी एक ही कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अगर H2 है तो वो दो कंट्रीब्यूट करेगा, ये बात ध्यान रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, इधर इधर ये जुड़े होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट NO लिगेंड, ठीक है। ये अगर मेटल से जुड़ा है, इनके साथ सबके साथ मेटल जुड़ेंगे, ठीक है। अगर ये मेटल से जुड़ा है लीनियर फॉर्म में, क्या कह रहा हूं मैं, लीनियर फॉर्म में आपका ये जुड़ा हुआ है तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 3 कंट्रीब्यूशन आएगा जी, ठीक है। अगर ये का ये सेम मेटल, ये का ये सेम मेटल अब NO के साथ जो जुड़ रहा है वो बेंट फॉर्म में है, मेरा NO बेंट हो गया, मेरा NO यहां पर क्या हो गया जी, बेंट हो गया, NO यहां पर क्या हो गया, बेंट हो गया, तो यहां पर कितना आएगा, कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, यहां पर 1 कंट्रीब्यूशन आएगा, ये बात ध्यान रखना। कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, 1 कंट्रीब्यूशन आएगा। अगर आपका NO जो है वो बेंट हो जाएगा तो 1 कंट्रीब्यूशन आएगा। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्लियर है भाई, बोलो जी। इसे बेसिकली NO पॉजिटिव भी बोला जाता है और इसे NO नेगेटिव भी बोला जाता है। वैसे सिंपल आपको NO ही देगा क्योंकि NO ही वहां पर लिखा हुआ आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है भाई, चलें आगे। अब दूसरी बात आती है, जैसे कि मान लो मैंने आपको दिया N1CP, यहां आएगा हेप्टासिटी का रोल। अगर मैं आपको N1CP दे रहा हूं तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1 करेगा। अगर मैं आपको N3CP दे रहा हूं तो वो उस कितना, जितनी हेप्टासिटी है उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा। अगर मान लो मैं आपको N5CP दे रहा हूं तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा भैया, N5CP दे रहा हूं तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, जरा बताएंगे। N5CP अगर मैं दे रहा हूं तो यहां पर जितनी हेप्टासिटी मेंशन है उतना ही कंट्रीब्यूशन होगा, 5। और अगर जस्ट सीपी मेंशन है, सीपी मेंशन है, कुछ हेप्टासिटी नहीं मेंशन है, तो अब मुझे बताओ क्या पिछली वाली बात याद आ रही है जो पीछे बोला था कि अगर जस्ट सीपी लिखा हुआ है, जस्ट सीपी लिखा हुआ है तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, जस्ट सीपी लिखा हुआ है तो मैं क्या कंसिडर करूंगा भाई, इफ FeCP गिवन, भाई ये ना आज तो पता नहीं क्या इसने, अगर FeCP FeCP सिर्फ CP लिखा होगा तो 5 ही करेंगे, है ना, 5 ही करेंगे। अगर मान लो N1 एलाइल लिखा हुआ है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1 आएगा। मान लो आपके पास N3 एलाइल है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 3 आएगा। कभी भी हेप्टासिटी वाले तो सबसे ही ईजी होते हैं क्योंकि वो बताता है कि ले बेटा ये कंट्रीब्यूट कर ले बेटा ये कंट्रीब्यूट कर ले, तो वो तो सबसे ही ईजी होते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो ये अभी आपको लग रहे हैं कि ये कम है, मगर हम इनसे ही सारी चीजों को रिलेट कर देंगे, देखना आप, इनसे ही सारी चीजों को रिलेट कर देंगे और आपको बहुत आसानी से आप सारी चीजें करेंगे। बट हाँ, थोड़ी सी बातें और सुन लो, ब्रीजिंग लिगेंड से रिलेटेड, ठीक है, ब्रीजिंग लिगेंड, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, ब्रीजिंग लिगेंड। इसकी जहां अभी आपको सिर्फ ये लिखना है, इसके एग्जाम्पल्स आएंगे, जहां पर आएंगे वहां पर हम बता देंगे। अरे RCH3 होता है प्रभु, CH3 को R भी कहते हैं, अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो। वो अगर R लिखा है, जर्नली R में सब कोई आ गया है ना, जैसे PH आ गया, ये सारे एक नेगेटिव वाले कंटेन करने वाले, वो है R ग्रुप। उसको मत लिख भाई चाहे, है ना, उसको ना भी लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी आ ही गए हैं। इसको चाहे स्किप भी कर दोगे तो भी कोई आए, क्योंकि इससे कुछ नया R एलिमेंट ढूंढने चले जाएंगे कई लोग, है ना, कोई R एलिमेंट ही ढूंढने चले गए तो उसको आप हटा ही दो, चाहे उससे अच्छा तो कंफ्यूज होने से अच्छा तो वो CH3 वगैरह ही था, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करेंगे, ये मेटल है, ये CO है, यहां पर मेटल है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। जैसे मान लो मेटल है, Nr2 है, ठीक है, Nr2 है, यहां पर मेटल है।
अब Nr2 जैसे मान लो NH3 ही होता, NH3 होता आपका, तो यहां पर कंट्रीब्यूशन 2 ही आता। अब Nr2 से क्या हुआ पता है, Nr2 से एक नेगेटिव यहां पर बन गया, एक लोन पेयर पहले ही था, ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से डोनेट होगा, 2 और 1, नेगेटिव का 1 काउंट करते हैं, तो यहां पर जब ये नेगेटिव वाली स्पीशीज आ जाएगी वो 3 कंट्रीब्यूट करेगा। जब नेगेटिव वाली चीज आ जाएगी तो 3 कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे मान लो मेरे पास मेटल है Pr2 है और यहां पर मेटल है, तो मुझे पता है यहां पर Pr2 नेगेटिव है और एक लोन पेयर भी होगा, तो लोन पेयर से डोनेट करेगा और फिर एक नेगेटिव का 1 कंट्रीब्यूट होएगा, यानी कि यहां पर 3। चाहे आप एग्जांपल्स जो लिखवा रहा हूं वो ध्यान ही रख लेना। जैसे मान लो हेलोजन सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ इधर हेलोजन मिक्स हो गया ना भाई, अगर सिंपल हेलोजन है, अगर सिंपल हेलोजन है, ये बात ध्यान रखना, तो वो भी 1 ही कंट्रीब्यूट करेगा। सिंपल एक हेलोजन है तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1 ही कंट्रीब्यूट करेगा, ये बात ध्यान रखना। मगर अगर हेलोजन को मैं ब्रिज में लेता हूं, तो अब हेलोजन पहले नेगेटिव से कर, मतलब भाई हेलोजन अगर ब्रिज में आ रहा है तो एक नेगेटिव से डोनेट होएगा और एक अब लोन पेयर से डोनेट होएगा, तो यहां पर इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। पर जैसे भाई मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ले रहे हो, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो वो 1 ही कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अभी अगर आपको ये वाली चीज थोड़ी सी कम समझ में आई होगी तो आपको इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझने को मिलेगा। अभी जस्ट आप एक बारी से सारा नोट डाउन करिए, फिर हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालना सीखते हैं। कैसे हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल मतलब कि कोई कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो कैसे पता लगेगा, वो सीखते हैं। चलिए भाई, आइए समझते हैं, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन, इनके में से कौन से कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन, या फिर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं मतलब आपको दे रहा हूं, उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट आपको निकालना है। CrCO6, बिल्कुल सिंपल वाले से शुरुआत करी है हमने, ठीक है। RuCl N5CpCO PPH3, ठीक है। और आपके पास हो गया मान लो W हो गया, ठीक है। सारे आपके कोई ना कोई PYQ है ना, कोई ना कोई PYQ है, और या फिर आपका क्या है, बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है। SiMe3, ठीक है, SiMe3 है ना, SiMe3, ठीक है। CO2 वापस से, और एक और Cl यहाँ पर है, ठीक है। और हमने एक और एग्जांपल ले लिया, क्या, एक एग्जांपल ले लिया, लेट सपोज ओस्मियम है, CO है, या फिर हम लेते हैं ओस्मियम है, नाइट्रोजन है, ठीक है। ओस्मियम है, नाइट्रोजन है, PPH3 है, Br2 है, ठीक है, NMe2 है, और एक नेगेटिव है। अभी तो इनका ही बता दो, हाइड्रोजन करता है वही, है ना, उसका B2H6, एक एग्जाम्पल याद करो, B2H6 याद है, कभी पढ़ा हो, उसमें भी पढ़ोगे, वो भी पढ़ोगे, है ना, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, B2H6 भी आएगा, वो भी हाइड्रोजन ही होता है वहां पर ब्रिजिंग कर देता है वो, ठीक है। हालांकि वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज जाती है, बट बनता है वो। इन कंपाउंड्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट आपको निकालने हैं।
किसको हंसी आ रही है? थोड़ा हमें भी बताओ। इस बैच में तो हंसी नाम की चीज ही गायब हो जाती है। थोड़ा बताओ भाई, हम भी हंसें। सारे करा दिए? चलो भाई सारे करा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कह रहे हो तो। चलिए भाई आइए कराते हैं। NME2, NME2 है ना शिवाली जी? NME2 है ना? NME2। लास्ट वाला नहीं करेगा तनीषा, सोनी, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर आपके पास क्या है? क्रोमियम है। क्रोमियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया? क्रोमियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। CO एक कितना करता है? 2 करता है, तो 6 आएगा। 12 और 6 18। क्या कोई दिक्कत? क्रोमियम के 6 कैसे आए, है ना? क्रोमियम के 6 कैसे आए? पीछे थोड़ा देखो, क्रोमियम के पास आपका D4S2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। W भी कितना रहेगा? 6 रहेगा। CO 3 है तो 2 इंटू 3 यहाँ पर लेंगे। SiMe3 का अब आप रिलेट कर पा रहे हो? अब SiMe3 को आप झट से रिलेट कर पा रहे हो कि भैया SiMe3 किससे रिलेट करेगा? Cr3 से रिलेट करेगा। अरे Cr3 से रिलेट करेगा या नहीं करेगा? मतलब CH3 से रिलेट करेगा, मतलब कि यहाँ पर एक नेगेटिव वाला सीन है, तो ये इधर 1 आएगा। CO कितने हैं? 2 है, तो 2 इंटू 2 यहाँ पर आ जाएगा। क्लोरीन का कितना? 1 ही आएगा, तो 6 प्लस 6 प्लस 1 4 1, ये भी 6। 3 बार 6 जोड़ते हैं तो 18 बन जाता है ना? तो 18 आएगा। बोलो जी। अगर इसकी बात करें RU किसके नीचे बैठा होता है भैया? RU किसके नीचे बैठा होता है? आयरन के नीचे बैठा होता है ना? आयरन के नीचे बैठा होता है। तो यहाँ पर आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 8 होते हैं, तो इसके भी 8 आएंगे। 1 CP की दे रखी है 5, CO यहाँ पर 2 है, और PPS3 भी यहाँ पर 2 है। सरल, एकदम सरल। 9 हो गया, 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 प्लस 9 18 हो गया। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा आपको मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ या कुछ और, या मैं बिल्कुल ही एकदम ऐसे कह रहा हूँ कि अरे आप गुस्सा हो जाओगे, अरे सर बच्चा समझाए क्या। ये भी पाया गया है ना, कि 8 प्लस 1 5 प्लस 2 प्लस 2 की गिनती भी गलत कई बार लिख दी गई है बच्चों द्वारा, है ना? और बाहर आकर सेम वही चीज बता रहे हैं कि सर देखो, इसका 8 है, इसका 2 है, इसका 4 है, बनाना 17। 17 नहीं बेटा, 18। तो वो एक, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऐसे अरे सर क्या समझाया आपने ना, हम कहाँ किस लेवल के खिलाड़ी हैं। मेरे से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, तो इसीलिए एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, ठीक है। और उसका आसान तरीका ये हो सकता है कि अगर वैसे तो आप करते होगे ये सारी चीजें, अगर आप ऐसे जोड़ रहे हो एक बार, तो एक बार ऐसे जोड़ दो, या फिर पेयर अप करके जोड़ो। जैसे 8 और 5 13 हो गया, 13 और 1 14 हो गया, 14 और 2 16 और 2 18, इस तरीके से, मतलब कि गलती का एलिमिनेशन हो जाए, बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाए गलती, ठीक है। 8। नाइट्रोजन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, जरा बताएंगे भैया? नाइट्रोजन कितना कंट्रीब्यूट करेगा? देखो, नाइट्रोजन जब आएगा तो नाइट्रोजन कितना कंट्रीब्यूट करेगा? नाइट्रोजन कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 3 नेगेटिव लिखा आएगा, तो नाइट्रोजन बेसिकली 3 कंट्रीब्यूट करेगा। कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 3 कंट्रीब्यूट। यहां पर इसके बारे में भी एक बात आगे आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। PPS3 2 करेगा, Br2 2 है तो 2 करेगा। NMe2 कितना करेगा? NMe2 Nr2 हो गया, तो Nr2 नेगेटिव है, तो ये 1 ही करेगा, ठीक है। अब इसको क्या मैं जोड़ूं? इस नेगेटिव को भी मैं जोड़ देता हूं, तो +1 मैंने ये वाला कर दिया, ठीक है।
अभी पहली बात तो मैंने आपसे ये बात पूछी ही नहीं थी कि कौन करेगा या नहीं करेगा, मैंने आपसे पूछी थी कि गिनती बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। अब आपका तो आंसर 17 आ रहा है, चाहे 16 आ रहा है ना, पर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। बट देखेंगे कितना आएगा भाई इसका। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16 और 1 17। ठीक है, 8 और 2 10, 13 15 16 17, 17 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इतना ही आ रहा था आपका, ईमानदारी से बताना, इतना ही आ रहा था या फिर इससे अलग आ रहा था? क्लियर है? चले आगे चले। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। आ, देखो, और आपको बताना है, इन लोगों का भी बताना है अभी, है ना। मोलिबिडिनियम है मेरे पास, कितना आंसर आएगा? ठीक है, ये आपको बताना है। कितना आंसर आएगा? कितना आंसर यहाँ पर आएगा आपके पास? इन सब का आंसर क्या आएगा जरा बताएंगे? एक और बताएं, ये अगर हो जाए तो इसको भी बता देना। WCl3 CCMe3। ये लास्ट चीज है, जल्दी से इसका आंसर बताइए एक बारी।
चलिए आइए देखते हैं क्या रहने वाला है ना। देखो भाई, यहाँ पर आपके पास क्या है, मोलिबिडेनियम। मोलिबिडेनियम के कितने 6, इसके सीपी है, सीपी सीधा उससे जुड़ा हुआ है 5, लीनियर हो रहा है तो इसका 3, बेंट हो रहा है तो इसका 1, एलाइल सिस्टम है तो इसका कितना आएगा 3 आएगा। तो सम कर दो, इसके कितना आएगा 5 + 6 + 3 + 3 + 1, ठीक है। कितना हुआ 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17 और 1 18, 18 आया भैया। तो ये 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहा है, बोलो जी हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इसको पकड़ो, आर यू कितना है भाई, आर यू 8 है। PCY3 में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इसे जस्ट आप PR3 समझो, इसे जस्ट आप क्या समझो PR3 समझो। और PR3 कितना करता है 2 करता है, यहां पर 2, 1 और 1। अब किसी को ये कंफ्यूजन है कि ये क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ये अगर इतना ऑर्गेनिक हम पढ़कर आए हैं ना, वही है ये कार्बन ही है और यहाँ पर H है बेसिकली। अगर कोई कोना ऐसा छोड़ देते हैं हम, pH कर देते हैं, तो हम अंदाजा खुद लगा लेते हैं ना कि यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो बस ये वही तो हुआ है, ये बस वही तो हुआ है, ये वही चीज है अल्टीमेटली। ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पर इन्होंने आपको गिवन है ना, ये मॉलिक्यूल आपको इन्होंने गिवन है, तो मैं इसको क्या पकड़ूंगा, इसको मैं क्या पकड़ूंगा, ये कार्बन H और PH है, ठीक है। यानी कि ये क्या है Cr2 है, यानी कि ये 2 नेगेटिव, यानी कि ये कार्बीन है और ये 2 के थ्रू जुड़ती है। तो इसका कंट्रीब्यूशन बेसिकली कितना है, इसका कंट्रीब्यूशन बेसिकली कितना आएगा, 2 ही कंट्रीब्यूशन आएगा। तो यहां पर गिन लो आप 8, यहां पर इसका सम कर लो 8 + 2 + 2 + 2, ये हो गया 2 + 2 + 2 और 1 + 1, यानी कि 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं भैया, सेकंड के 16 आ रहे हैं। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन तो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। ओस्मियम, ओस्मियम किसका बड़ा भाई है, आयरन का ही बड़ा भाई है, तो 8 आएंगे। PP अगर आपको याद नहीं आ रहा कि इसके 8 है या नहीं है, तो आपको पीछे जाना है, आपको पीछे जाना है और इस स्लाइड से आपको देखना है कि इसके 8 थे या नहीं थे। ओस्मियम 8, इसीलिए ये लिखवाया गया है ना, आपको पीछे जाना है, ये बात ध्यान रखना, आपको पीछे जाना है। तो यहां पर हमारे पास 8 है, सी इधर 6 हो जाएगा। अब ये Cr है, Cr सीधा समझ में आ रहा है कि ये 3 नेगेटिव है, ठीक है। अब ये घुमाने के लिए आपको कुछ भी दे सकता है, ये CPH भी दे सकता है। तो वहां पर आप सीधा सोचेंगे भाई CPH दिया है आपको, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये क्या है, CPH अगर आपको दिया है तो ये Cr का ही एक फॉर्म है, 3 नेगेटिव यहाँ पर बेसिकली है। तो यहाँ पर आपका 3 इधर से आएगा, 3 + 1 यहाँ से आएगा, कितना हुआ 8 और 1 9, 9 और 6 15 और 3 18, तो ये भी 18 फॉलो कर रहा है। बोलो जी हाँ या ना। ये क्या है आपका कार्बिन ही हुई, ये कार्बिन हुई। यहां से मेटल के 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये खुद 6 था और यहां से 10 आ जाएंगे, 10 + 6 + 2 यानी कि कितना आएगा 18 आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, क्लियर है, बोलो जी। तो ये था आपका बेसिक सा आपका कॉन्सेप्ट। हालांकि अभी 18 इलेक्ट्रॉन रूल खत्म नहीं हुआ है, इसके मतलब कि क्वेश्चन कैसे करने हैं, अभी हम सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन सीख पाए हैं, अभी हम सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन सीख पाए हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने वाले। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकता है आपको DPP में मिले, है ना, तो आप उसमें अभी टेंशन मत लेना, है ना, उसमें भी टेंशन मत लेना। अगले लेक्चर में आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने कैसे हैं, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सारी चीजें, किसी का चार्ज निकालना है, क्या निकालना है, वो सारी चीजें आप अगले लेक्चर में सीख लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है भाई, आ रही है बात समझ में। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, बाकी हमारा आज का लेक्चर नीचे नहीं भाई क्या हो गया, क्लियर है भाई। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, है ना। अच्छा 5th भी दिया था, 5th भी दिया था ये वाला, इसको भी देख लो भाई, है ना। तो ये रह गया भाई CCMe3। इस CCMe3 से मैं क्या समझूंगा भाई, इस CCMe3 से मैं क्या समझूंगा, कार्बन है और कार्बन है, उसके साथ CMe और यहां पर CMe। तो इस CCMe3 से मैं क्या समझूंगा, इस CCMe3 से मैंने समझा बेसिकली Cr,
ये सी आर ही तो है, इसको अगर मैं रिलेट करने जाऊंगा तो ये सी आर ही मिलेगा मुझे, ठीक है। तो यहां पर आपके पास कितना हो गया, इसके 6 हैं, इसके 3 हैं, इसे मैंने सी आर समझा, 3 नेगेटिव, 3 + 3 यहां से आ गए, यानी कि कितना आ गया, 12 इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे। कितने आएंगे जी, 12 इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, ठीक है। इसको भी ध्यान रख लेना, रिलेट करना है। अगर हम विदाउट रिलेट करके चीजें सोचेंगे, भाई जो हम देख रहे हैं हमारा NH3 ही आता रहे हमेशा, PR3 ही आता रहे, CH3, वैसा नहीं होगा, उससे थोड़ा बहुत अलग मिलता जुलता भी पूछा जा सकता है। तो आपको उसमें भी क्या है ना, सतर्क रहना है, थोड़ा सा सोच समझ के रहना है, ठीक है। यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैसे फॉलो हो रहा है वो अभी हमने सीखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और चार्ज कैसे निकालना है, या इसके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन अभी हमने नहीं सीखे हैं। अगले लेक्चर की शुरुआत में सबसे पहले हम वही सीखेंगे, ठीक है। चलो जी, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।